हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाइना इन ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशंस इज सीन इन ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियसिस, ऑप्शन बी मोनिलियसिस, ऑप्शन सी क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस, ऑप्शन डी एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियसिस। चलिए वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस यानी कि वेजाइना का जो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस है और जो ग्रीनिश यानी कि ग्रीन कलर के वेजाइनल सिक्रेशंस किस टाइप के वेजाइनाइटिस में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ट्राइकोमोनियसिस। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो ट्राइकोमोनियसिस है ये हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? इन्फेस्टेशन। क्या बोलते हैं? इन्फेस्टेशन। ये भी एमसीक्यू पूछा गया है कि पैरासाइट के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? इन्फेस्टेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट का अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो होगा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ये सारे एमसीक्यू है, चारों जो ऑप्शन है, चार एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइकोमोनियसिस के अंदर जो वेजाइनल सिक्रेशन होंगे वो कौन से होंगे? ग्रीनिश। इसके अंदर जो वेजाइनल सिक्रेशन होते हैं वो ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, ग्रीनिश वेजाइनल। और ये सिक्रेशन कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी, यानी कि नॉन स्टिकी सिक्रेशन इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्राइकोमोनियसिस के अंदर ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन की। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर एक और एमसीक्यू क्या बनता है कि इसका जो अपीयरेंस होगा वो किस तरीके का होगा? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस किसके अंदर? ट्राइकोमोनियसिस के अंदर। ये चार एमसीक्यू ट्राइकोमोनियसिस के अंदर डायरेक्ट इस तरीके से पूछे जाते हैं कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाइना और ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन किस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनिलियसिस। मोनिलियसिस क्या है? मोनिलियसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसे ट्राइकोमोनियसिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन था, जैसे मोनिलियसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। और किसकी वजह से होता है? कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। इसका एक और जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल थ्रस भी हम इसको बोलते हैं, मोनिलियसिस को। तो मोनिलियसिस क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैंडिडा एल्बिकन्स है और इसको वेजाइनल थ्रस भी बोलते हैं। इसके अंदर में क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है। क्या एमसीक्यू पूछा गया है? इसके अंदर जो सिक्रेशन होंगे वो कैसे होंगे? वाइट थिक कर्डी, यानी दही जैसा दही होता है उस टाइप के कुछ सिक्रेशन इसमें देखने को मिलते हैं। और ये सिक्रेशन कौन से होते हैं? ये स्टिकी होते हैं। अगर हम ट्राइकोमोनियसिस की बात करें तो ये नॉन स्टिकी थे और यहाँ पे जो सिक्रेशन है वो स्टिकी सिक्रेशन होते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू इसके अंदर से पूछे जाते हैं मोनिलियसिस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इसमें एमसीक्यू क्या बनता है कि फंगल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फंगल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ये भी एक बार एमसीक्यू पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस। तो ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्लेमाइडियल क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये क्लेमाइडियल ट्राइकोमेटिस, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर जो सिक्रेशन, इसमें भी एमसीक्यू पूछा गया था। क्या एमसीक्यू? फिशी स्मेल आती है, यानी कि फिश के समान, इसके जैसी स्मेल हमें देखने को मिलती है किसमें? क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस के अंदर। फिशी स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल में इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक करेक्टरिस्टिक दे देगा और उसमें आपको पूछेगा कि किस टाइप का इन्फेक्शन है और जो इसके सिक्रेशन होंगे वो कौन से होंगे? वाइट ग्रे कलर के सिक्रेशन। ये सारे एमसीक्यू आपको याद रखने हैं। और एट्रोपिक वेजाइनाइटिस बेसिकली क्या है? पोस्ट मीनोपॉजल वेजाइनाइटिस, यानी कि मीनोपॉज के बाद में वेजाइनाइटिस की जो कंडीशन डेवलप होती है और इसी को हम बोलते हैं सेनाइल वेजाइनाइटिस। तो ये सारे एमसीक्यू इसके अंदर से पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कैपिसिटेशन, ऑप्शन बी जोना हार्डनिंग, ऑप्शन सी जोना हैचिंग, ऑप्शन डी निडेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी निडेशन। हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जाइगोट के अटैचमेंट को, एंडोमेट्रियम के साथ जाइगोट के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? निडेशन। और निडेशन का दूसरा नाम क्या है? इम्प्लांटेशन।
तो चलिए इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए। कैपेसिटेशन में से जो एमसीक्यू पूछा गया वो डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन में से पूछा गया। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? हाइपर मोटाइल स्पर्म। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि आफ्टर इंटरकोर्स जब स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं उसके सर्वाइवल के लिए। स्पर्म के अंदर चेंजेज होते हैं या स्पर्म एक तैयार होता है, प्रिपेयर होता है उसके सर्वाइवल के लिए। चेंजेज इन स्पर्म टू सर्वाइव इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि उसके अंदर जो 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 चेंजेज होंगे स्पर्म के अंदर ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सर्वाइव कर सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। यानी कि स्पर्म का तैयार होना, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का तैयार होना, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। यानी कि एक प्रिपरेशन है स्पर्म की जिसके अंदर स्पर्म प्रिपेयर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए ताकि वो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाए उसके एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो कुछ चेंजेस स्पर्म के अंदर देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोना हार्डनिंग। ये सारे एमसीक्यू इनकी डेफिनेशन में से पूछे गए हैं। ये भी एमसीक्यू जोना हार्डनिंग किसको बोलते हैं? मान लीजिए जो स्पर्म है, ये स्पर्म है और ये सेकेंडरी ओसाइट की लेयर तक पहुंच गया है और ये है ओवम। तो बहुत सारे स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट या ओवम के सरफेस पे पहुंचते हैं, लेकिन ओनली वन स्पर्म, केवल एक स्पर्म ही ओवम के अंदर एंट्री करते हैं। तो जहां से एंट्री करते हैं उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? उलेमा। क्या बोलते हैं? उलेमा। यानी कि उलेमा किसको बोलते हैं? एंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म। ओवम के अंदर स्पर्म जिस एंट्री पॉइंट से एंटर करता है उसको बोलते हैं उलेमा। ये और कैसी होती है? थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। अब क्या होता है कि एक स्पर्म जैसे ही ओवम के अंदर एंट्री कर गया तो बाकी स्पर्म को एंट्री करने से बचाने के लिए ये जो उलेमा है ये क्लोजिंग हो जाती है। क्लोजिंग ऑफ उलेमा, यानी कि इस पे उसके ऊपर कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और ये थिक मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जोना हार्डनिंग। यानी कि जो ओवम की जो एंट्री पॉइंट है जिसको हम उलेमा बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर एक स्पर्म से अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये उलेमा क्या हो जाती है? क्लोजिंग हो जाती है ताकि दूसरे स्पर्म की इसमें एंट्री नहीं हो जाए। उस क्लोजिंग को हम क्या बोलते हैं? जोना हार्डनिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जोना हेचिंग। अगर हम चारों में से अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में से पूछा जाता है? जोना हेचिंग में से। इसको एमसीक्यू लगा लीजिए। जोना हेचिंग की डायरेक्ट डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोना हेचिंग किसको बोलते हैं। मान लीजिए हम इसको वन बाय वन समझते हैं कि 2 सेल्स यहाँ पे जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, ओवम और स्पर्म दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट हम बात करते हैं मोरुला स्टेज। जाइगोट मोरुला स्टेज में पहुंचने के लिए कितने दिन लगता है? 4th डे पे, यानी फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे मोरुला स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। ये है 16 सेल स्टेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरुला जो है कितने सेल स्टेज होती है? वो 16 सेल स्टेज होती है। जब 4th डे पे मोरुला 16 सेल स्टेज के अंदर पहुंचता है और जब ये यूट्रस के अंदर एंटर करता है, इतनी देर फ्लोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस में एंटर करता है। यूट्रस में एंटर करने के बाद में जो इसकी जो जाइगोट है इसकी बाहर की जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? डिसअपीयरेंस ऑफ जोना पेलुसिडा, और उसी को क्या बोलते हैं? जोना हेचिंग या जोना रिएक्शन। जोना पेलुसिडा यानी कि जाइगोट के बाहर एक लेयर होती है और 5th, ये कब होती है? जोना हेचिंग कौन से देखने को मिलती है? 5th डे पे। ये भी हमसे पूछता है फर्टिलाइजेशन के कौन से डे पे जोना हेचिंग हमें देखने को मिलती है? 5th डे पे। यानी कि 5th डे पे जो जाइगोट है वो पहले 4th डे पे मोरुला स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा और 4th स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद यूट्रस में एंटर होगा और वहाँ पे एंटर होने के बाद में जो इसकी लेयर है बाहर की जोना पेलुसिडा ये डिसअपीयर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जोना हेचिंग और इसी को दूसरा नाम है जोना रिएक्शन। ये किस डे पे होती है? 5th डे पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निडेशन किसको बोलते हैं? निडेशन बेसिकली इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम है और इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसमें से इम्प्लांटेशन में एक और एमसीक्यू बनता है कि इम्प्लांटेशन जो है कौन से डे पे स्टार्ट होता है और कौन से डे पे इसका एंड होता है। तो 5th to 6th डे पे ये स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन। ये हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन वाले डे से, और 10 to 11th डे पे इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड हो जाता है। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछेगा, अगर फर्टिलाइजेशन वाले डे से अगर पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा कि 5th to 6th डे पे स्टार्ट होता है और 10 to 11 डे पे कंप्लीट हो जाता है।
अगर इम्प्लांटेशन अगर LMP से पूछ रहा है कि LMP के कौन से दिन से स्टार्ट होता है, तो LMP के अगर आता है तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, 20th डे, यानी LMP के 20वें दिन से इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। यही MCQ पूछा गया है प्रीवियसली एग्जाम में कि LMP के कौन से दिन से जो इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है वो होगा हमारा 20th डे पे, और इसके 4 दिन बाद यानी कि 24 से 25 डे पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। फर्टिलाइजेशन वाले डे से पूछे तो 5 to 6 पे स्टार्ट होता है, 10 to 11 पे एंड हो जाता है, और अगर LMP से पूछे तो 20th डे पे स्टार्ट होता है और 24 to 25 डे पे एंड हो जाता है। तो ये सारे MCQs पूछे गए एग्जाम में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 3, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा। ऑप्शन ए स्टेम विलाई, ऑप्शन बी सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ऑप्शन सी कोटिलेडोन्स, ऑप्शन डी अम्बिलिकल कॉर्ड। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कोटिलेडोन। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है वो होता है कोटिलेडोन, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्लेसेंटोम। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटोम। प्लेसेंटोम बेसिकली जो हमारी प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के अंदर कितनी स्टेम विलाई प्रेजेंट होती है, वहाँ पे 60 स्टेम विलाई प्रेजेंट होती है, 60 स्टेम विलाई प्रेजेंट होती है, और 3 से 4 स्टेम विलाई मिलके एक कोटिलेडोन बनाती है, और उस कोटिलेडोन को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटोम या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, कोटिलेडोन। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या हो गया प्लेसेंटा का, प्लेसेंटोम या कोटिलेडोन, और ये कितने होते हैं काउंट में, 15 to 29 कोटिलेडोन हमें प्लेसेंटा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये वन लाइनर में आपको याद रखना है। इसके अंदर से एक और MCQ पूछा जाता है कि जो थर्ड स्टेज है लेबर की, जिसके अंदर प्लेसेंटा का एक्सपल्जन होता है, वहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काउंट द नंबर ऑफ कोटिलेडोन, यानी कि सारे कोटिलेडोन बाहर निकल गए या नहीं, ये काउंट करना है नर्सिंग ऑफिसर को, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसमें से डायरेक्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या हो गया, काउंट द नंबर ऑफ कोटिलेडोन, ताकि हमें पता रहे कि हमें पूरी प्लेसेंटा बाहर निकली है या नहीं निकली है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें और क्या क्वेश्चन होता है, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट, यानी कि जो HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट से। तो मेजरली इसमें से ये 2 या 3 MCQ हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट फीटल हार्ट साउंड विद हेल्प ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी हियर एट। ऑप्शन ए 3rd वीक, ऑप्शन बी 10th वीक, ऑप्शन सी 20th वीक, ऑप्शन डी 4th वीक, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 20th वीक। बार बार वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार MCQ पूछा जाता है और बार बार हम इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 2 चीज़ें पूछी जाती है, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एंड नेक्स्ट होता है, दूसरा होता है आपका नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। 2 चीज़ें होती है कि जो फीटल जो हार्ट रेट है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम कब सुन सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम कब सुन सकते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा, पिनार्ड स्टेथोस्कोप इसमें यूज लेते हैं। तो ये याद रखनी है, और ये कब सुन सकते हैं हम, 20th वीक पे, 20th वीक पे सुन सकते हैं। ये MCQ है, डायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम कब सुन सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम कौन सा यूज करते हैं, इसमें डॉपलर इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर यूज करते हैं, और ये कौन से वीक पे, 10th वीक पे। तो दोनों ही MCQ बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको अब डिफरेंस पता चल गया कि किस तरीके से आपको आंसर करना। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर पूछा जाए तो आपको 10th वीक करना है, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पूछा जाए तो 20th वीक करना है। तो ये 10th और 20th वीक पे से दोनों MCQ बनते हैं। 3rd वीक पे क्या होता है, 3rd वीक पे फर्स्ट फीटल हार्ट बीट हमें सुनाई देती है 3rd वीक पे। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 5th वीक है। 5th वीक पे हमें क्या देखने को मिलता है, 5th वीक पे 4 चेम्बर, यानी कि जो फीटस का जो हार्ट है वो 4 चेम्बर के अंदर डेवलप हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
और क्या क्वेश्चन पूछते हैं वीक्स के अंदर से, वीक्स के अंदर से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब कंप्लीट होता है, वो 8th वीक पे। ऑर्गेनो यानी कि सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट फीटस के अंदर कब हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। वो कौन से वीक पे, 8th वीक पे। और क्या क्वेश्चन मिलता है 12th वीक पे जो है थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होने लग जाता है एम्ब्रियो के अंदर। सारी चीज़ें सारे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ फीटस एंड एंड्स विद प्लेसेंटल एक्सपल्जन। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थर्ड स्टेज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आफ्टर एक्सपल्जन, यहाँ पे वर्ड देखिए आफ्टर, आफ्टर वर्ड यूज हुआ है कि आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ फीटस और प्लेसेंटल एक्सपल्जन के साथ वो कौन सी स्टेट है जो एंड होती है। स्टार्ट किससे होती है, फीटल के एक्सपल्जन से, और एंड किससे होती है, प्लेसेंटल एक्सपल्जन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड स्टेज। वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से। इनमें से एमसीक्यू पूछा जाता है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और एंड कब होती है, एंड होती है फुल सर्वाइकल डायलेशन। फुल सर्वाइकल डायलेशन जो कि कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बारे में हमने बात करी। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेज का दूसरा नाम क्या होता है, डिलीवरी स्टेज। यानी कि इस स्टेज के अंदर ही जो फीटस एम्ब्रियो की डिलीवरी होती है। ये स्टार्ट किससे होती है, स्टार्ट्स विद, ये स्टार्ट होगी विद फुल, जहाँ पे ये एंड होगी यहीं से स्टार्ट होगी फुल सर्वाइकल डायलेशन के साथ ये स्टार्ट होती है और एंड होती है एक्सपल्जन ऑफ फीटस। तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज। इसमें से एक और एमसीक्यू पूछा गया है जो एपिसियोटोमी है, एपिसियोटोमी वो किस लेबर की किस स्टेज में परफॉर्म करी जाती है, तो वो सेकेंड स्टेज के अंदर ही परफॉर्म करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज जो हमारा एमसीक्यू है, ये कब स्टार्ट होती है, आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ फीटस। स्टार्ट होती है आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ फीटस और एंड होती है एंड विद एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये है थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशन स्टेज। ये आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होती है और कितना इसका ड्यूरेशन होता है, इसके ड्यूरेशन में से क्वेश्चन होता है 1 to 4 आवर। इसमें बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं वाइटल साइन, हर 30 मिनट में हम वाइटल साइन चेक करते हैं। तो इस स्टेज पे से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ऑप्शन ए इंगेजमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्राउनिंग, ऑप्शन बी इंगेजमेंट डिसेंट फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन सी इंगेजमेंट फ्लेक्शन क्राउनिंग रेस्टिट्यूशन, ऑप्शन डी इंगेजमेंट डिसेंट इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें क्या पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर की करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो बेसिकली हम 9 स्टेज इसके अंदर पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं ताकि हमें ये सीक्वेंस हमें पता रहे। सबसे पहले जो स्टेज आएगी वो होगी आपकी इंगेजमेंट, पहली स्टेज होगी इंगेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है कि फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बाद में आती है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। नेक्स्ट क्राउनिंग। नेक्स्ट हम बात करें एक्सटेंशन। नेक्स्ट एक्सटेंशन के बाद में आती है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन के बाद में आता है आपका एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। यहाँ पे इंटरनल रोटेशन था, यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन है। और नेक्स्ट हम बात करें डिलीवरी ऑफ हेड, यानी कि कंप्लीट डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बेसिकली 8 स्टेज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर हमारा इंगेजमेंट
सॉरी, इसमें एक और स्टेज होती है बीच में, सेकेंड स्टेज जो हम भूल गए यहाँ पे, ये होती है डिसेंट। तो ये 9 स्टेज हमें 9 स्टेज इसके अंदर देखने को मिलती है। इंगेजमेंट, उसके बाद में डिसेंट है, डिसेंट के बाद में फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, और क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और डिलीवरी ऑफ हेड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेबर से रिलेटेड, तो ये आपको ये सारे सीक्वेंस इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, विच टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड कंटेंट IgA एंटीबॉडीज। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क, ऑप्शन सी मेच्योर मिल्क, ऑप्शन डी हिंड मिल्क। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस टाइप के ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट फैट देखने को मिलता है और IgA एंटीबॉडी देखने को मिलती है। तो कोलेस्ट्रॉम में से फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। ये कैसा होता है, थिक होता है, एल्केलाइन होता है और येलो, स्लाइट येलो इसका कलर होता है। इसके हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, IgA एंटीबॉडी होती है। इसमें से क्या क्वेश्चन होता है कि किस टाइप की इम्यूनिटी, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो ये IgA एंटीबॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर क्या होता है, अगर हायर अमाउंट की बात करें तो हायर अमाउंट में जो होता है इसके अंदर प्रोटीन होता है, हायर अमाउंट में प्रोटीन, और लोअर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है। ये कोलेस्ट्रॉल ये होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 to 3 डेज। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांजिशनल मिल्क, ये 3 to 10 to 12 डेज तक का जो मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसमें जो वाटर होता है वो होता है 87%। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो होता है हाई, यहाँ पे उल्टा होता है कोलेस्ट्रॉल का, यहाँ हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट होता है और लो क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हम बात करें मेच्योर मिल्क, आफ्टर 2 वीक्स के बाद के जो मिल्क होता है वो मेच्योर मिल्क में आता है, और इसके अंदर जो हम बात करें सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट हम बात करें हिंड मिल्क, हिंड मिल्क बोलते हैं जो लास्ट जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग का जो लास्ट मिल्क होता है उसको हिंड मिल्क बोलते हैं। तो इसमें से 2 MCQ बनते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा मिल्क सेटिस्फाई हंगर, यानी हंगर को सेटिस्फाई कौन सा मिल्क करता है, तो आपका आंसर होगा हिंड मिल्क। और वैसे ही एक होता है फोर मिल्क, फोर मिल्क क्या करता है, ये थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों MCQ इसमें से पूछे जाते हैं। ये सारी आपको प्रॉपर्टीज ब्रेस्ट मिल्क की याद रखनी है। ज़्यादा क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल पे पूछा जाता है या फिर फोर मिल्क या हिंड मिल्क में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पूछता है कि सेटिस्फाई हंगर के लिए कौन सा मिल्क रिस्पॉन्सिबल होता है, सेटिस्फाई थ्रस्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय विच मैकेनिज्म। ऑप्शन ए डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी inhibiting production of enzyme monoamino oxidase inhibitor, option C blocking the action of dopamine in the brain, option D blocking reuptake of non-epinephrine and serotonin. The correct answer is option C blocking the action of dopamine in the brain. क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो एंटीसाइकोटिक है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि किस तरीके से जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हम यूज करते हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये MCQ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार साइको फार्मा में से क्वेश्चन आते हैं, एंटीसाइकोटिक्स में से बार बार कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद रखना है। पहली सीरीज में हमने न्यूरोट्रांसमीटर की बात करी थी, तो वो याद रखना, और एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद रखना कि किस तरीके से कौन सी ड्रग काम करती है। तो हम बात करते हैं एंटीसाइकोटिक के बारे में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, D2, यानी कि जो D2 रिसेप्टर है जिसपे डोपामीन अटैच होता है उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। यानी का दूसरा नाम होता है डोपामिनर्जिक ब्लॉकर।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डोपामिन के एक्शन को ये ब्लॉक करती है। इनके नाम से हमें पता चल रहा है। और एंटीसाइकोटिक ये जो अलग अलग नाम में से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मेजर ट्रैंकुलाइजर। मेजर ट्रैंकुलाइजर के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनको और क्या नाम जाता है, एटेरेक्टिक। एटेरेक्टिक भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरोलेप्टिक। ये सारे नाम में से एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो ये 4 नाम होते हैं एंटीसाइकोटिक के अंदर, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, मेजर ट्रैंकुलाइजर, एटेरेक्टिक और न्यूरोलेप्टिक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। जो डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेडेटिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और जो बाकी जो बी और डी है, जो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आती है। एंटी डिप्रेसेंट के अंदर ये दोनों कैटेगरी आती है। तो ये जो 2 मैकेनिज्म एक्शन है, एंटी डिप्रेसेंट का ना कि एंटीसाइकोटिक का, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए पेशेंट केम टू द कैजुअलिटी आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद फ्रैक्चर ऑफ फीमर ऑन 3rd day of admission. He developed sudden breathlessness. Which of the following is the most common cause? Option A, hypovolemic shock. Option B, neurogenic shock. Option C, flail chest. Option D, fat embolism. And the correct answer is option C, fat embolism. चलिए क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन नोट सेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लासिकल क्वेश्चन है। किस तरीके से हम बात करते हैं कि एक पेशेंट आता है कैजुअलिटी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में, और वो कंप्लेंट, उसका जो डायग्नोसिस है फ्रैक्चर ऑफ फीवर, यानी कि जो इसका फीमर है उसका फ्रैक्चर हो गया है। उसको एडमिट कर लिया गया और 3rd डे पे, यानी कि एडमिशन के 3rd डे पे पेशेंट को सडन ब्रीथलेसनेस होने लगती है। तो ये क्या कारण हो सकता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरीके का एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू इसी लैंग्वेज में इसी तरीके से पूछा जाता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मान लीजिए जो आपकी फीमर है, ये क्या है फीमर आपकी, ये किस टाइप की बोन है? एक लॉन्ग बोन होती है। किस टाइप की बोन? लॉन्ग बोन। जितनी भी लॉन्ग बोन है इसके अंदर हमें बोन मेरो देखने को मिलती है। दो टाइप की बोन मेरो होती है, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो। तो जो लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, तो इसमें हमें अगर डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है तो वो फेट एम्बोलिज्म का क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग बोन होती है इसके अंदर येलो बोन मेरो होता है, और येलो बोन मेरो फेट से मिलकर बनी होती है। तो कभी भी अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर का क्वेश्चन आता है तो उसमें से डायरेक्ट आपको एमसीक्यू फेट एम्बोलिज्म का देखने को मिलेगा। सिम्टम वो देगा डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथलेसनेस और कुछ इस तरीके के सिम्टम देखेगा। तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि फ्रैक्चर का रिलेशन फेट एम्बोलिज्म सब क्या है, या फिर पल्मोनरी सिम्टम हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी किसी लॉन्ग बोन का फीमर की जगह मान लो आपको ह्यूमरस भी दे सकता है वो, तो कुछ इस तरीके से अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर देता है और उसमें कोई ऐसे सिम्टम दे रहा है जिसके अंदर पल्मोनरी हमें जो रेस्पिरेशन हमारा इम्पेयर्ड होता है, तो वो फेट एम्बोलिज्म का एग्जाम्पल है। क्योंकि लॉन्ग बोन है उसके अंदर येलो बोन मेरो प्रेजेंट होती है, और जब ब्रेक होती है तो येलो बोन मेरो रिलीज होती है ब्लड के अंदर, और जो छोटे छोटे जो फेट है वो ग्लोब्यूल एम्बोलिज्म का काम करते हैं, और ये फेट एम्बोलिज्म मूव करने लग जाती है और जो लंग्स है उसके अंदर जाके ट्रैप होते हैं, और हमें लंग्स के सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें ये याद रखना है। इस तरीके से प्लेट बेस्ड क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर में हमें येलो बोन मेरो के रिलीज की वजह से फेट ग्लोब्यूल्स या फेट एम्बोलिज्म बन जाते हैं, और वो ट्रेवल करके लंग्स में पहुंचते हैं, वहाँ पे सिम्टम शो करते हैं। इसलिए वहाँ पे पेशेंट ब्रीथलेसनेस शो कर रहा है। बाकी सारे जो सिम्टम है, जो ऑप्शन है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम ब्रीथलेसनेस नहीं होगा। इसका जो सिम्टम हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा वो होगा आपका हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसके सिम्टम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया। एक और एमसीक्यू इसके अंदर पूछा जाता है कि इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी देंगे। उसके अंदर हम पोजीशन देते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हमेशा ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं। और अगर इसी पोजीशन को अपोजिट कर दें, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, ये किसके अंदर देते हैं हम? इंक्रीज
आईसीपी के अंदर हम रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन देते हैं। ये सारे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरोजेनिक शॉक में से क्या एमसीक्यू पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओनली शॉक जिसके अंदर हाइपोटेंशन के साथ में क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। यानी कि जो नॉर्मली शॉक होता है उसके अंदर हाइपोटेंशन होता है तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ा देती है और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर हाइपोटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्टम देके पूछता है कि पेशेंट शो कर रहा है हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, तो किस टाइप का शॉक है। 4 शॉक के एग्जाम्पल दे देगा। ओनली न्यूरोजेनिक शॉक है जिसके अंदर हाइपोटेंशन के साथ हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लेल चेस्ट का, कोई चेस्ट इंजरी हो जाए या चेस्ट ट्रॉमा तो फ्लेल चेस्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किसको अंदर देखने को मिलता है, फ्लेल चेस्ट के अंदर। और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, हम प्रीवियसली क्वेश्चन सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो चेस्ट इनवर्ड मूवमेंट करेगी और एक्सपायरेशन करेगा तो आउटवर्ड मूवमेंट करेगी, यानी कि अपोजिट होता है नॉर्मल से, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। और इसी को दूसरा नाम है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सारे एमसीक्यू पूछे गए और जो एमसीक्यू जो ये हमने डाला है ये एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको रिलेट करना कि फ्रैक्चर का रिलेशन फेट एम्बोलिज्म से कैसे है, क्योंकि उसके अंदर येलो बोन मेरो प्रेजेंट होती है, वो रिलीज हो जाती है, उसकी वजह से फेट एम्बोलिज्म बनने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 10, ए क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया हैज बीन स्टार्टेड ऑन मेडिकेशन थेरेपी विद क्लोजेपिन। द नर्स शुड असेस द रिजल्ट ऑफ विच laboratory study to monitor for adverse effect from this medication. Option A, platelet count. Option B, weight gain. Option C, liver function studies. Option D, white blood cells count. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, व्हाइट ब्लड सेल काउंट। जो ये एमसीक्यू है ये भी अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है एम्स के अंदर, नॉरसेट के अंदर। जब भी नॉरसेट एग्जाम करवाता है वो एंटीसाइकोटिक और ईसीटी का पीछा नहीं छोड़ता है। एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है उसमें से 1 या 2 या 3 एमसीक्यू तक भी नॉरसेट में पूछे गए हैं जो एंटीसाइकोटिक। इसकी हम अलग से क्लास लेंगे जिसके अंदर हम सारा एंटीसाइकोटिक आपको डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट है सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको कौन से मेडिकेशन स्टार्ट की गई है, क्लोजेपिन। ठीक है, तो नर्स कौन सा रिजल्ट लेबोरेटरी स्टडी को मॉनिटर करेगी इस ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट को देखने के लिए, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल काउंट। तो हम बात करते हैं क्लोजेपिन पे से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और ये इसका आंसर क्यों है। क्लोजेपिन की हम बात करें तो पहला एमसीक्यू होता है इसका, पहला एमसीक्यू होगा फर्स्ट एटिपिकल। 2 टाइप की एंटीसाइकोट होती है, एक टिपिकल होता है और एक एटिपिकल होता है। तो फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन होती है, क्लोजेपिन। पहला एमसीक्यू ये भी पूछा गया है, फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है क्लोजेपिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है एग्जाम से, इसलिए बार बार इसमें से एंटीसाइकोटिक में अगर क्वेश्चन डालेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन डालेगा क्लोजेपिन से। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये। जो हम बात करते हैं कि जब एंटीसाइकोटिक हम देखते हैं तो हमें इसके साइड इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम। इनको नहीं पता हम बता दें कि जो एंटीसाइकोटिक का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम हमें देखने को मिलता है सारी एंटीसाइकोटिक। लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा सेफ है, मिनिमम ईपीएस कोज करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे कम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम यानी कि सबसे कम साइड इफेक्ट कौन सी ड्रग देखने को मिलती है, क्लोजेपिन है। तो सबसे सेफेस्ट एंटीसाइकोटिक भी हम इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सारे एमसीक्यू लगा लेना, मिनिमम ईपीएस कौन सी ड्रग करती है, क्लोजेपिन। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें से और क्या पूछा जाता है, रिजर्व ड्रग यानी कि जब सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स काम करना बंद कर देती है तब हम कौन सी यूज करते हैं, क्लोजेपिन। जब रिवर्सल होता है इस सिजोफ्रेनिया का तो ये ड्रग काम आती है, तो रिजर्व ड्रग के रूप में एंटीसाइकोटिक कौन सी यूज ली जाती है, क्लोजेपिन। ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एमसीक्यू जो बनता है इसका एक साइड इफेक्ट है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करता है क्लोजेपिन, क्या करती है, बोन मेरो सप्रेशन यानी कि जो बोन मेरो है उसको सप्रेस करती है। उसकी वजह से जो WBC काउंट है
ये डिक्रीज करती है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो कौन सी WBC, तो ये ग्रेनुलोसाइट पे, ग्रेनुलोसाइट जो WBC का टाइप है इसका काउंट को डिक्रीज करती है, क्योंकि बोन मेरो डिप्रेशन का काम करती है। तो ग्रेनुलोसाइट को डिक्रीज कर देती है, इसका साइड इफेक्ट, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, कंडीशन को हम बोल देते हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसलिए जब क्लोजेपिन ड्रग चलती है किसी पेशेंट को, तो हमेशा हमें CBC के अंदर WBC काउंट चेक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है क्लोजेपिन के अंदर से, आपको ये याद रखना है। ग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस, और इसी का दूसरा नाम हो गया ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, दोनों एक चीज है। तो हमें जब क्लोजेपिन ड्रग चलानी है तो इसमें क्या क्या MCQ बनेगा। फर्स्ट, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये भी MCQ है। सबसे कम कौन सी एंटीसाइकोटिक है जो सबसे कम एडवर्स इफेक्ट या मिनिमम EPS कोज करती है, क्लोजेपिन है। रिजर्व ड्रग के रूप में कौन सी यूज की जाती है, क्लोजेपिन। और बोन मेरो सप्रेशन, यानी कि कौन सी, इस तरीके से सेम इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आया हुआ है, नेक्स्ट भी अगर आएगा तो इसी लैंग्वेज में आएगा। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, बोन मेरो सप्रेशन, ग्रेनुलोसाइटोसिस ये कोज करती है। तो पेशेंट क्या होगा, अगर इससे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए इससे आगे, तो पेशेंट क्या होगा, मोस्ट प्रोन टू इन्फेक्शन, क्योंकि WBC का काम है इन्फेक्शन को रोकना। तो अगर पेशेंट के अंदर WBC का काउंट हो गया तो पेशेंट कम हो गया, तो पेशेंट किसके लिए ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो जाएगा, इन्फेक्शन के लिए। तो अगर एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि पेशेंट को क्लोजेपिन चल रही है तो पेशेंट के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, रिकरेंट इन्फेक्शन या मोस्ट प्रोन टू इन्फेक्शन पेशेंट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि मिनिमम EPS अगर क्लोजेपिन कोज करती है तो मैक्सिमम EPS कौन सी ड्रग कोज करती है, तो वो हो गई आपकी हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल जो ड्रग है वो क्या करती है, आपकी मैक्सिमम EPS कोज करती है। ये भी MCQ पूछा गया है। और MCQ क्या है, स्लाइड में जगह नहीं है तो यहाँ पे हम बात करते हैं लो वेट गेन। सबसे कम वेट गेन कौन सी करती है, हेलोपेरिडोल, और सबसे ज़्यादा वेट गेन करती है ओलांजिपिन। ये सारी चीज़ें हम एंटीसाइकोटिक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ECT और एंटीसाइकोटिक, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस पर हम अलग से लेक्चर बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं एंटीसाइकोटिक पे एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। उसके अंदर सारी एंटीसाइकोटिक्स और सारी एंटी डिप्रेशेंट के बारे में जो MCQ पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना कि इस पे लेक्चर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन शेड्यूलिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी which client should the nurse prioritize? Option A, client in bed in a fetal position who is experiencing active suicidal ideation. Option B, client with an irritable mood and exhibiting angry outburst. Option C, a client experiencing command hallucinations and delusion of preference. Option D, client experiencing manic episode of bipolar. आपको उसका आंसर करना है, बहुत इजी MCQ है, बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किसी पेशेंट को ECT देनी है तो नर्स ऐसे सबसे पहले किस पेशेंट को प्रायोरिटाइज करेगी कि सबसे पहले उसको ECT की रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन ए। जब भी हम ECT की बात करते हैं तो अगर इसके इंडिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेशन अगर हम फर्स्ट बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है डिप्रेशन विथ सुसाइडल आइडियाज, डिप्रेशन विथ सुसाइडल आइडियाज। जहां भी इंडिकेशन पूछे और अगर ऑप्शन में आपको ये दिखे सुसाइडल आइडियाज, तो आंख बंद करके आपको उसमें से टिक कर देना है, यही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर ECT में देना पड़े ऐसा पेशेंट होगा तो वो होगा डिप्रेशन जिसके अंदर सुसाइडल आइडियाज। ये अगर सुसाइडल आइडियाज आपको देखने को मिले तो आपको ऑप्शन में क्लियर कट इंडिकेशन होगा ECT का। बाकी भी जो B और C और D है वो भी इंडिकेशन होते हैं ECT के, लेकिन जो मोस्ट प्रायोरिटाइज इंडिकेशन है वो ECT का वो है सुसाइडल आइडिया है। और किस में देते हैं हम ECT हम सिजोफ्रेनिया में देते हैं। सिजोफ्रेनिया में भी क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के सिजोफ्रेनिया के अंदर ECT जो है इफेक्टिव होती है। तो दो टाइप के सिजोफ्रेनिया, एक होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, दूसरा होता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। उसमें भी मोस्ट कॉमन बात करें तो केटाटोनिक के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर भी हम, जिसके अंदर हम मेनिया और डिप्रेशन दोनों के अंदर हम ECT देते हैं। न्यूरोसिस के अंदर ECT इफेक्टिव नहीं होती है। जैसे मोस्ट कॉमन इंडिकेशन आता है वैसे मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर पूछा जाए ECT के अंदर की
किस पेशेंट को हम ईसीटी बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो वो होगा आपका आंसर होगा इंक्रीज आईसीपी। यानी कि जिस पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें ईसीटी बिल्कुल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एमसीक्यू है, लगा लेना इसको भी। और भी अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो रिसेंट अटैक ऑफ एमआई या फिर कोई पेस मेकर इम्प्लांटेशन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम नहीं देते, लेकिन मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर। और इस ईसीटी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाता है, तो वो होगा आपका कन्फ्यूजन और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये 3 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीटी के अंदर। मैंने सारी सीरीज के अंदर ईसीटी का एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एंटी साइकोटिक्स और ईसीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 12, एडिंग ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलाई विद प्लीजेंट स्टिमुलाई टू रिमूव द अनडिजायरेबल बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन, दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ साइकोथेरेपी? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन बी फ्लडिंग, ऑप्शन सी असर्टिव ट्रेनिंग, ऑप्शन डी एवर्जन थेरेपी। आंसर करना है आपको इसका, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी एवर्जन थेरेपी। इस सीरीज में जितने भी मैंने एमसीक्यू डाले हैं साइकेट्रिक के, ओबीजी के, और सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट मैंने पढ़ा था कि अप्लाइड क्वेश्चन आप डालिए, तो सारे अप्लाइड क्वेश्चन मैंने डाले हैं और कुछ वन लाइनर इसके अंदर ऐड करें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपी और साइको फार्मा में से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट सेट हमेशा क्वेश्चन लेता है सॉरी। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक साइकोथेरेपी का क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या पूछा गया कि अनप्लीजेंट स्टिमुलाई के साथ हम अनप्लीजेंट स्टिमुलाई को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमें अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिमूव करना है। किस टाइप की साइकोथेरेपी में फिनोमेना यूज होता है? ये होता है एवर्जन थेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है इसके अंदर से। इसका जो एमसीक्यू आता है डायरेक्ट डेफिनेशन पे आता है, तो डेफिनेशन हमने बात करी। अब इसका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका हम एग्जाम्पल से बात करें। 2 चीज होती है, एक होता है आपका प्लीजेंट स्टिमुलाई, इसको आपको अच्छे से समझना है, प्लीजेंट स्टिमुलाई। और नेक्स्ट बात करें अनप्लीजेंट स्टिमुलाई, ठीक है। और एक जो वर्ड होता है, दोनों का जो गोल होगा वो होगा आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं एग्जांपल दूंगा अच्छे से आप इससे कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। प्लीजेंट स्टिमुलाई की बात करें तो प्लीजेंट वर्ड से आपको पता लग रहा है कि जो स्टिमुलाई में खुशी दे, यानी कि जो खुशी दे हमें स्टिमुलाई, ऐसी कोई चीज जिसको करने से हमें खुशी मिले, इस तरीके से आप इसको समझिए। और अनप्लीजेंट स्टिमुलाई जिससे हमें सैड हो जाइए, जो हमारे लिए अनप्लीजेंट हो, यानी एक तरीके से सैड हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से आप समझ लिए, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट है, एल्कोहलिज्म, इसके अंदर जो हम डाइसल्फिराम यूज करते हैं, यानी कि जो एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को हम एल्कोहल की जो हैबिट है उसको छुड़ाने के लिए हम ड्रग यूज करते हैं, डाइसल्फिराम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एल्कोहल के जो डिटर्जेंट एजेंट में से पूछा जाता है कि एल्कोहलिज्म का डिटर्जेंट एजेंट कौन सा होता है, तो डिटर्जेंट एजेंट होगा डाइसल्फिराम। यानी एल्कोहलिज्म को छुड़ाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? डाइसल्फिराम। अब यहाँ मान लीजिए एक पर्सन है जिसको एल्कोहलिज्म की यानी एल्कोहल की हैबिट है, तो उसके लिए एल्कोहल क्या है? प्लीजेंट स्टिमुलाई है। यानी कि पर्सन को जो एल्कोहल लेने के बाद खुशी मिलती है, यानी कि उसके लिए एक प्लीजेंट स्टिमुलाई है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेकिन जो एल्कोहल लेना है ये क्या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें ये क्या एक अनडिजायरेबल बिहेवियर है। यानी कि हमें किसी पर्सन का जो एल्कोहल की हैबिट है वो छुड़ानी है, और एल्कोहल की हैबिट क्या है? एक अनडिजायरेबल का मतलब, डिजायरेबल का मतलब होता है जो हम चाहते हैं, और अनडिजायरेबल का मतलब होता है जो हम नहीं चाहते। तो ऐसी उसमें पेशेंट के अंदर आदत है जो हमें नहीं चाहिए और हमें छुड़ानी। तो अनडिजायरेबल का मतलब होता है, पेशेंट का अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है कि वो ड्रिंक करता है, हमें ये छुड़ाना है। अब पेशेंट के लिए प्लीजेंट स्टिमुलाई क्या है? एल्कोहल है, यानी पेशेंट को एल्कोहल लेने से बहुत खुशी मिलती है। अब हम क्या करें, हमें ये गोल अचीव करना है। हमारा गोल क्या है? हमें अनडिजायरेबल बिहेवियर को छुड़ाना है, यानी कि पेशेंट की जो एल्कोहल की हैबिट छुड़ानी। अब इस गोल पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो प्लीजेंट स्टिमुलाई है उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? अनप्लीजेंट स्टिमुलाई।
तो अनप्लीजेंट स्टिमुलाई क्या हो जाएगा हमारा, डाइसल्फिराम। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि पेशेंट के लिए जो प्लीजेंट यानी कि जो सुख वाली चीज थी, पेशेंट के लिए जो खुशी वाली चीज थी, उसके साथ हमने एक ऐसी चीज ऐड कर दी जिससे वो पेशेंट के लिए वो चीज हानिकारक हो गई, एक तरीके से हार्मफुल हो गई। अब क्या करेगा पेशेंट, जैसे ही अल्कोहल लेगा तो डाइसल्फिराम उसके साथ रिएक्शन करेगी, पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, वोमिटिंग और हाइपोटेंशन। पेशेंट को अगर डाइसल्फिराम दे देते हैं और पेशेंट उस दौरान अगर एल्कोहल यूज करता है तो पेशेंट को उस टाइम ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कंडीशन है, क्वेश्चन आता है इसके नियर टू डेथ। पेशेंट को लगता है कि अब एल्कोहल अगर मैं लेता हूं तो मेरी डेथ हो जाएगी, इस तरीके की कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पेशेंट को ऐसा लगता है। ये सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, हेडेक, वोमिटिंग और हाइपोटेंशन। अब हमने क्या करा, पेशेंट के लिए जो प्लीजेंट स्टिमुलाई था उसके साथ में हमने अपना एक अनप्लीजेंट स्टिमुलाई डाल दिया ताकि पेशेंट का जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो छूट जाए। तो धीरे धीरे पेशेंट की जो एल्कोहल की आदत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे पेशेंट एल्कोहलिज्म छोड़ देगा, जो हैबिट छोड़ देगा। तो इस टाइप की थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, एवर्जियन थेरेपी। इसकी डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है कि अनप्लीजेंट स्टिमुलाई को ऐड कर रहे हैं हम किसके साथ में, प्लीजेंट स्टिमुलाई के साथ में। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो पेशेंट का अनडिजायरेबल बिहेवियर को हटाना है पेशेंट के अंदर से। ये फिनोमेना किसके अंदर भी होता है, एवर्जियन थेरेपी के अंदर। और समझ में नहीं आया तो इसका एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए एक बेबी है, उसकी आदत है बेड वेटिंग, काफी बड़ा हो गया लेकिन अभी भी उसके अंदर बेड वेटिंग की आदत है, यानी कि जब वो रात को सोता है तो बेड वेटिंग, यानी कि जो रात को टॉयलेट पास करता है बेड के अंदर। अब इस कंडीशन को छुड़ाने के लिए हमने क्या करा, तो बच्चा उसके लिए बेड वेटिंग क्या एक प्लीजेंट स्टिमुलाई है। अभी हमने एक ऐसा बेड पेशेंट बच्चे के लिए तैयार करा जो लाइट इलेक्ट्रिकल करंट देता हो। जब भी वो बेड पे बेड वेटिंग करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट, हल्का सा इलेक्ट्रिकल करंट लगेगा बेबी को, और बेबी को बेड वेटिंग की आदत धीरे धीरे छोड़ जाएगी। तो हमने क्या कहा, बेबी के लिए जो प्लीजेंट स्टिमुलाई था उसके साथ हमारा एक अनप्लीजेंट स्टिमुलाई ऐड किया, और पेशेंट का जो अनडिजायरेबल बिहेवियर था कि बेड वेटिंग करता है, वो धीरे धीरे बेबी की आदत छूट जाती है। ये भी एवर्जियन थेरेपी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम्पल में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो एमसीक्यू फर्स्ट एवर्जियन थेरेपी के डेफिनेशन से। दूसरा एमसीक्यू मैंने यही बता दिया, एल्कोहलिज्म का डिटर्जेंट एजेंट कौन सा होता है, वो होता है डाइसल्फिराम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से क्या क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट सेट में पूछा गया है। ठीक है, जो फोबिया है, फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी साइकोथेरेपी मोस्ट कॉमनली और मोस्ट प्रायोरिटाइज यूज करते हैं। तो कई बार हम फ्लडिंग कर देते हैं क्योंकि हमें फ्लडिंग ज़्यादा याद रहता है कि फ्लडिंग फोबिया के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए, प्रायोरिटी वाइज पूछा जाए, तो आंसर होगा हमारा सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। अगर फोबिया के लिए पूछा जाए कि कौन सी साइकोथेरेपी मोस्ट कॉमनली या मोस्ट इफेक्टिव है, तो कौन सी है, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है फोबिया के अंदर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग की डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को या पर्सन को हाई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के अंदर डायरेक्ट डाल दे, इस तरीके से लैंग्वेज आएगी। हाई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के साथ अगर पेशेंट का डायरेक्ट फेस करवा दे तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्लडिंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए किसी को क्लस्ट्रोफोबिया है, फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए फ्लडिंग यूज करी जाती है। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब किसी को क्लोज स्पेस से डर लगता है, तो उसको डायरेक्ट ही एक किसी क्लोज रूम के अंदर डाल के बंद कर देंगे। स्टार्टिंग में पेशेंट को डर लगेगा लेकिन धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के अंदर पेशेंट को डाल दिया और धीरे धीरे उसका फोबिया कम हो जाएगा। और असर्टिव ट्रेनिंग के अंदर से एमसीक्यू क्या पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन में से, इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को एक ड्रामा करने के लिए बोलता है। जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो ड्रामा करने के लिए बोलता है पेशेंट को। वो ड्रामा कौन सा होता है, सोशली एक्सेप्टेबल, एक ऐसा रोल देता है कि जो कि सोशली काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल हो वो रोल, और उस रोल को जब ड्रामा करता है पेशेंट तो उसको बोलता है कि अब इसको आपको रियल लाइफ में भी इसको आपको फॉलो करना है। तो उस टाइप की ट्रेनिंग को हम बोलते हैं असर्टिव ट्रेनिंग। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवर्जियन थेरेपी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए गुलेन-बेरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी पार्किंसन डिजीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिए नर्वस सिस्टम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको लग रहा होगा कि सारे एमसीक्यू क्या एग्जाम में पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे वन लाइनर के अंदर। क्यों पूछे गए, क्योंकि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डीमाइलिनेशन इन सीएनएस तो हमारा आंसर होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बस एक ही वर्ड का अंतर होता है, डीमाइलिनेशन इन पीएनएस तो हमारा आंसर होगा जीबीएस। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। अगर सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसकी जो माइलिन शीथ है उसका डीमाइलिनेशन और डिस्ट्रक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो कंडीशन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और ये सेम कंडीशन अगर पीएनएस के अंदर है, पीएनएस की न्यूरॉन्स के अंदर डीमाइलिनेशन की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं जीबीएस। इसलिए हमसे पूछा जाता है, इतना कंफ्यूजिंग है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सीएनएस की न्यूरॉन के अंदर डीमाइलिनेशन हो रहा है तो वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और पीएनएस की न्यूरॉन के अंदर डीमाइलिनेशन हो रहा है तो वो आपका गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। ये दो एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। माइस्थेनिया ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अर्लीस्ट साइन इसका पूछा जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, टोसिस यानी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, इसका ये माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्लीस्ट साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर से, इसके अंदर जो बेसिकली इसके पैथोफिजियोलॉजी में क्वेश्चन आता है तो जो एंटीबॉडी है किसके अगेंस्ट बन जाती है, ACH रिसेप्टर के अंदर। जो ACH रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, टेंसिलॉन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। वैसे पार्किंसन में से पिछली सीरीज में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है ये। अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन हो कि पहला है अल्जाइमर दूसरा पार्किंसन, आपको पूछ ले कि विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो पहली प्रायोरिटी आपको अल्जाइमर को देना है और सेकंड प्रायोरिटी पार्किंसन को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि बेसल गैंग्लिया डिस्ट्रक्शन डीजनरेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसका जो ट्रेमर रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेस, पिछली सीरीज में आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से डिस्कस किया था पार्किंसन के बारे में। इसके जो क्लासिकल ट्राइड सिम्टम है इसके अंदर ट्रेमर रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेस में देखने को मिलता है। ये कुछ एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं जो हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट seen in urine which type of condition, option A glomerulonephritis, option B pyelonephritis, option C acute tubular necrosis, option D UTI. The correct answer is option C acute tubular necrosis। ये भी एमसीक्यू है, चारों एमसीक्यू है, 3 एमसीक्यू इसके अंदर से पूछे जाते हैं। वन बाय हम डिस्कस करते हैं। अगर ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट अगर यूरिन में हमें देखने को मिल रहा है तो किस चीज़ का डायग्नोसिस है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर हम बात करें तो आरबीसी कास्ट हमें देखने को मिलेगी यूरिन के अंदर, ये भी एमसीक्यू है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आरबीसी कास्ट अगर यूरिन के अंदर हमें देखने को मिलती है तो डायग्नोस्टिक फीचर किसका है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, तो WBC कास्ट हमें देखने को मिलती है, ये भी एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एमसीक्यू हम ऑप्शन इस तरीके से डालते हैं कि आपको हर एक ऑप्शन में एक एमसीक्यू सोल्व करवाने की हम कोशिश करते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर हमें WBC कास्ट हमें देखने को मिलती है। और अगर ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है आपकी आरबीसी कास्ट के अंदर से, कि आरबीसी कास्ट किस चीज़ को शो करती है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को शो करती है, ठीक है। और ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट है तो वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को शो करता है। ये डायरेक्ट सिंगल वन लाइन, इसमें ज़्यादा डिटेल से कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। पहला एमसीक्यू ये है, दूसरा और तीसरा, 3 एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, विच टाइप ऑफ रीनल स्टोन इज द मोस्ट कॉमनली सीन, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड स्टोन, जेंथिन स्टोन। जल्दी से आप आंसर करना है इसका। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट। तो चलिए कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जितनी भी स्टोन रीनल स्टोन है उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये हमारा एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन, पहला एमसीक्यू यही है। जितनी भी रीनल स्टोन उसमें सबसे ज़्यादा हमें कौन सी देखने को मिलती है, कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का जो एक्सरे के अंदर जो अपीयरेंस होता है उसमें से एमसीक्यू बनता है कि किस तरीके का अपीयरेंस होता है, तो वो होगा आपका डार्क
डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक। ये भी एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्टोन है उसमें जो एमसीक्यू पूछा जाता है, एक डाइट पे पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है अपीयरेंस पे, क्योंकि ये रेडियो ओपेक होती है, यानी कि एक्सरे के अंदर हमें दिखती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेडियो ओपेक। और जब एक्सरे में हम इसको देखेंगे तो कैसा कलर दिखाई देगा, डार्क ब्राउन या ब्लैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका जो कलर हमें देखने को मिलेगा एक्सरे के अंदर, ये है डर्टी वाइट। ये भी एमसीक्यू है, कलर में से ही पूछते हैं रेना स्टोन के। ये भी क्या है, रेडियो ओपेक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन होती है। तो पहला एमसीक्यू इसमें से क्या पूछा जाता है, ये होती है रेडियोलूसेंट, यानी कि एक्सरे के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी यूरिक एसिड स्टोन। यानी कि हमने यही बात कर रहे थे कि जो एक्सरे के अंदर दिख जाए इसको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक, यानी कि जो ऊपर की स्टोन है वो रेडियो ओपेक है। जो यूरिक एसिड स्टोन है वही रेडियोलूसेंट है, और इसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा दिखाई देखने को मिलेगा हमें, रेड ब्राउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक क्वेश्चन स्टोन में से अगर डालेगा एग्जामिनर, कलर में से सबसे ज्यादा डालेगा यूरिक एसिड स्टोन पे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारों स्टोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिक एसिड स्टोन। इसमें डाइटरी मैनेजमेंट पूछते हैं कि क्या करते हैं पेशेंट को, अवॉइड नॉनवेज, यानी नॉनवेज खाने के लिए मना करते हैं पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जेंथिन स्टोन। इसका जो अपीयरेंस होगा वो किस तरीके से होगा जेंथिन का, ये भी होगा आपका रेड ब्राउन। तो यूरिक एसिड और जेंथिन लगभग सिमिलर है। इसके अंदर भी डाइट में से क्वेश्चन मिलता है, जो प्यूरिन रिच डाइट है उसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, प्यूरिन रिच डाइट को अवॉइड करना है पेशेंट को। तो ये कुछ एमसीक्यूज पूछे गए हैं रेनल स्टोन के अंदर। मोस्ट कॉमन जो कैल्शियम एक्सुलेट होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनल स्टोन। ये कुछ रिपीटेड एमसीक्यू थे जिसमें से मैंने कुछ अप्लाइड बेस भी डालने के लिए कोशिश करें हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं इसके साथ हम एक और सीरीज चला सकते हैं, जिसके अंदर हम जो भी मोस्ट हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो चैनल है हम 2 लेवल पे हम बात करें। अभी जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले सारे एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करें कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। हमने एक सीरीज चालू करी थी जिसके अंदर से हमने एक टॉपिक अभी तक हम कर पाए हैं, उसके अंदर वो था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड 4 या 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हमने कवर करे हैं। अगर आप कमेंट करके हम बताएं कि आप क्वेश्चन सीरीज चाहते हैं, एक तो होता है कि हम क्वेश्चन सीरीज करवाएं, और या फिर हम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जैसे कि इसके अंदर से हम लिथियम हम करवाएंगे, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईसीटी, या जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो नोट सेट में हमने लिस्ट दे रखी है हमारे शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, आप जाके दे सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको कवर करवा सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि क्या आप मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की सीरीज चाहते हैं या क्वेश्चन सीरीज को प्रायोरिटी हमें देना है। इस बेसिस पे हम नेक्स्ट सीरीज हम बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।